आप सभी का सेमेस्टर 8 एडवांस मेजर पेपर 2 पॉलिटिकल साइंस। इस वीडियो में सारे के सारे सवाल जो आपके पेपर में 15 नंबर और 5 नंबर के लिए पूछे जाएंगे वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो आप सभी बच्चों को जैसे हमने मेजर पेपर 20, एडवांस मेजर पेपर 1, इसी तरह हम लोग आपको इस वीडियो में एडवांस मेजर पेपर 2 पॉलिटिकल साइंस का सारे क्वेश्चन बताते हैं। तो चलिए वीडियो को आप लोग लाइक करिएगा, चैनल पर नहीं हो सब्सक्राइब करिएगा, साथ में बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिएगा ताकि इसी प्रकार जब न्यू वीडियो आएगा आपको अपडेट मिल जाएगा। ठीक है, पहला सवाल है वैज्ञानिक सामाजिक जो अनुसंधान होता है इसका अर्थ बताइए, इसकी प्रकृति, इसका उद्देश्य क्या है और इसका महत्व के बारे में व्याख्या करना है। ठीक है, ये सभी चीज़ आपको इस सवाल में जुड़ दिया है। तो वैज्ञानिक जो समाज अनुसंधान होता है इससे हम क्या समझते हैं पहले वो समझिए। ऐसी हमारा सामाजिक घटनाएं जो व्यवहार, संस्था, संबंध तथा सामाजिक समस्याओं का एक व्यवस्थित, तार्किक और एक वैज्ञानिक पद्धति से अध्ययन करना ही क्या होता है, वैज्ञानिक सामाजिक अनुसंधान कहलाता है। इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि सामाजिक में जो भी आवश्यकता है उनके संबंध में विश्वसनीय, प्रमाणित और वस्तुनिष्ठ ज्ञान प्राप्त करना इसका मेन फोकस होता है। इसमें शोधकर्ता किसी समस्या का पहचान चयन करेंगे, उसके तथ्यों को नोट डाउन करेंगे, आंकड़ों का व्यवस्थित रूप संग्रह करेंगे, उसका विश्लेषण किया जाएगा और उसके आधार पर जो निष्कर्ष है वो हमारे सामने प्रस्तुत किया जाता है। वैज्ञानिक सामाजिक अनुसंधान की प्रकृति होती है वो व्यवस्थित है, तार्किक है, वस्तुनिष्ठ है, अनुभवात्मक है एवं सत्यापन योग्य होती है। इसमें अनुसंधान की जो प्रत्येक प्रक्रिया है वो निश्चित क्रम में एक फिक्स्ड कह सकते हैं सीरीज में आगे बढ़ता है। शोधकर्ता व्यक्तिगत विचार और पूर्वाग्रह से बचने का यहाँ प्रयास करते हैं तथा निष्कर्षों को उपलब्ध प्रमाणों के आधार पर यहाँ पर प्रस्तुत भी किया जाता है। आवश्यकता पड़ने पर दूसरे शोधकर्ता को भी अनुसंधान की प्रक्रिया और उसके जो निष्कर्ष होते हैं इसका यहाँ पर हम लोग परीक्षण कर सकते हैं। इसके अलावा बताया हुआ है कि वैज्ञानिक जो है अनुसंधान, सामाजिक अनुसंधान के प्रमुख उद्देश्यों में सामाजिक घटनाओं को समझना है, उनके कारण का पता लगाना है, सामाजिक समस्याओं के प्रति जो वैज्ञानिक अध्ययन करना हमारे पास है और सामाजिक परिस्थितियों के बारे में भविष्यवाणी करना कि क्या क्या चीज़ हो सकता है इसके बारे में बताया जाता है। इसके माध्यम से गरीबी, बेरोजगारी, अशिक्षा, अपराध, राजनीतिक व्यवहार, सामाजिक असमानता और सामाजिक परिवर्तन जैसे कई समस्याओं को सुलझाने में हमें सहायता मिलती है। इसलिए इसका महत्व और भी अधिक है क्योंकि यह हमारा जो सामाजिक नीति होता है और योजनाओं के निर्माण में बहुत ही विश्वसनीय आधार हमें ही देता है। सरकार, शिक्षाविद और जो भी सामाजिक संस्थाएं अनुसंधान से प्राप्त तथ्यों को उपयोग जो है वो बेहतर निर्णय लेने में क्या करता है, मदद करता है। अतः हम कह सकते हैं कि वैज्ञानिक सामाजिक अनुसंधान सामाजिक वास्तविकता को समझने और जो भी हमारी सामाजिक समस्या है इनके समाधान को खोजने के लिए एक महत्वपूर्ण साधन होता है। तो ये था हमारा पहला सवाल जो आपसे बच्चों को पेपर में पूछा जाएगा 15 मार्क्स के लिए। ठीक है, अगला सवाल है सामाजिक विज्ञान में वैज्ञानिक अनुसंधान की जो प्रमुख विशेषता है इसका वर्णन करना है। ये सवाल पेपर में 5 नंबर नजरिए से इंपॉर्टेंट रहेगा, तो आप लोग इसे नोट डाउन करें। तो इसमें लिखा हुआ है कि सामाजिक विज्ञान में वैज्ञानिक जो अनुसंधान है इसका अर्थ जो है हमारे पास वो सामाजिक घटनाएं, व्यवहार, संस्था और साथ ही साथ समस्याओं को व्यवस्थित एवं वैज्ञानिक पद्धति से क्या करना है इसके बारे में अध्ययन करना है। इसका उद्देश्य केवल जानकारी प्राप्त करना नहीं है बल्कि तथ्यों के आधार पर सामाजिक जो वास्तविकता उसको समझना है और विश्वसनीय निष्कर्ष हमें यहाँ पर निकाल के देना, ये इसका मेन फोकस होता है। ठीक है, वैज्ञानिक सामाजिक अनुसंधान की जो पहली प्रमुख विशेषता है वो है व्यवस्थितता है हमारे पास है। इसमें शोध जो है वो समस्या के चयन से लेकर मतलब सिलेक्शन से लेकर आंकड़ों तक का संग्रह होगा, विश्लेषण होगा और निष्कर्ष तक प्रत्येक चरण में मतलब प्रत्येक स्टेप में यहाँ पर एक निश्चित प्रक्रिया को फॉलो किया जाता है। दूसरी विशेषता इसका वस्तुनिष्ठता। शोधकर्ता को व्यक्तिगत विचार, भावनाएं और पूर्वाग्रह से प्रभावित हुए बिना जो भी फैक्ट्स है उसके आधार पर यहाँ पर निष्कर्ष निकालने का प्रयास करना चाहिए, बताया हुआ है। तीसरा विशेषता इसका तार्किकता। अनुसंधान में प्रत्येक निष्कर्ष के पीछे कोई ना कोई उचित तर्क दिया जाता है और साथ ही साथ प्रमाण होना आवश्यक है, बिना प्रमाण के ही माना नहीं जाता है। चौथी विशेषता आपका अनुभवात्मकता, अर्थात सामाजिक घटनाओं के अध्ययन से जो भी वास्तविक आपको अनुभव मिले, अवलोकन है और जो प्राप्त आंकड़े इनका प्रयोग किया जाता है। पांचवी विशेषता है हमारे पास है सत्यापन और इसका पुनः जो परीक्षण करना होता है। वैज्ञानिक अनुसंधान के निष्कर्षों को उपलब्ध प्रमाणों के आधार पर यहाँ जांचा जा सकता है। इसके अतिरिक्त वैज्ञानिक अनुसंधान नियंत्रित, विश्लेषणात्मक एवं उद्देश्यपूर्ण होता है। इसमें समस्या के समाधान तथा जो सामाजिक घटनाएं इनकी व्याख्या करने के लिए उचित यहाँ विधि बताई जाती है और उपकरणों का यहाँ प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार जो वैज्ञानिक सामाजिक अनुसंधान है वो सामाजिक जो वास्तविकता हमारी और उसको समझने में एक तार्किक, प्रमाण आधारित और साथ ही साथ एक व्यवस्थित प्रक्रिया है जो सामाजिक जीवन में या विज्ञान के ज्ञान को और भी अधिक विश्वसनीय एवं साथ साथ उपयोग बनाता है हमारे पास। ठीक है, फिर अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा हुआ आपसे। तो सामाजिक विज्ञान में शोध समस्या से क्या समझता ही बताते हैं और शोध समस्या निर्माण में जिसका जो चयन होता है, सिलेक्शन होता है, इसकी प्रक्रिया को भी समझाते हैं। तो शोध समस्या से आशय उस विशिष्ट या फिर उस स्पेसिफिक सामाजिक प्रश्न का
कठिनाई या विषय से संबंध होता है जिसका वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन करके उसका कारण, स्वरूप, उसका प्रभाव और समाधान को समझने का प्रयास हम लोग करते हैं। किसी भी सामाजिक अनुसंधान की शुरुआत एक स्पष्ट और एक उपयुक्त शोध समस्या के चयन से होता है। यदि समस्या स्पष्ट नहीं होगी तो अनुसंधान की जो दिशा है ये हम लोग बेसिकली निश्चित नहीं कर पाएगी। शोध समस्या के निर्माण से ही सबसे पहले शोधकर्ता क्या करते हैं, किसी भी व्यापक सामाजिक क्षेत्र का चयन करते हैं। उसके बाद उस क्षेत्र से संबंधित उपलब्ध जो भी साहित्य है, पूर्व शोध है, रिपोर्ट है, तथ्यों को अध्ययन करके यहाँ ऐसी समस्या की पहचान किया जाता है जिसके बारे में मान लीजिए कोई पर्याप्त जानकारी उपलब्ध ना हो, जिसके संबंध में नए अध्ययन की आवश्यकता हो। इसके बाद क्या किया जाएगा, उस समस्या को सीमित किया जाएगा और उसके बारे में स्पष्ट रूप से यहाँ पर जानकारी दिया जाता है। शोध समस्या के चयन में उसकी प्रासंगिकता, स्पष्टता, शोध योग्यता, उपलब्ध समय, संसाधन और आंकड़ों की उपलब्धता को ध्यान में रखना जरूरी है। समस्या ऐसी होनी चाहिए जिसका अध्ययन वैज्ञानिक विधियों के माध्यम से किया जा सके। जैसे उदाहरण समझते अगर हम लोग, बेरोजगारी एक व्यापक विषय है जबकि शहरी युवाओं बेरोजगारी का राजनीतिक भागीदारी पर प्रभाव एक अधिक स्पष्ट शोध समस्या हो सकता है। इसलिए बोला जाता था शोध समस्या हमारे पास ये अनुसंधान की आधारशिला होती है। एक अच्छी तरह परिभाषित शोध समस्या शोधकर्ता को जो भी उचित परिकल्पना बनाने, आवश्यक आंकड़े एकत्र करने और सही जो अनुसंधान विधि है उसको चुनने में हमारे पास ये सहायक सिद्ध होती है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 3 पूरा होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 4 है सामाजिक जो विज्ञान अनुसंधान है इसमें वस्तुनिष्ठता मतलब ऑब्जेक्टिविटी की समस्या की विस्तार से आपको यहाँ पर चर्चा करना बोला गया है। ठीक है, विवेचना करने बोला गया है। तो सामाजिक विज्ञान अनुसंधान में वस्तुनिष्ठता का अर्थ है कि शोधकर्ता अपने जो भी व्यक्तिगत विचार है, भावनाएं हैं, मान्यताएं हैं, पूर्वाग्रह और रुचियों से प्रभावित हुए आपको बिना जो भी उपलब्ध तथ्य हैं एवं प्रमाणों के आधार पर यहाँ निष्कर्ष निकालें। वैज्ञानिक अनुसंधान में वस्तुनिष्ठता का विशेष महत्व है क्योंकि इससे शोध के जो निष्कर्ष होते हैं वो और भी अधिक विश्वसनीय और यहाँ पर प्रामाणिक होते हैं हमारे पास। सामाजिक विज्ञान में वस्तुनिष्ठता बनाए रखना प्राकृतिक विज्ञान की तुलना में और भी अधिक कठोर माना जाता है। इसका प्रमुख कारण यह है कि सामाजिक विज्ञान का जो अध्ययन है उससे मनुष्य, उसके व्यवहार, विचार और सामाजिक संबंधों संबंधित होता है। शोधकर्ता जो है वो स्वयं भी समाज का हिस्सा होता है, इसलिए उसके व्यक्तिगत अनुभव और जो भी सामाजिक मूल्य उनको ये प्रभावित कर सकता है। इसके अतिरिक्त शोध बेसिकली विषय से जुड़ी जो संवेदनशीलता होती है, राजनीतिक एवं जो सामाजिक विचारधाराएं हैं, भाषा है, संस्कृति है और उत्तरदाताओं के व्यक्तिगत जो विचार है वो सभी चीज़ें अनुसंधान को क्या करती है, प्रभावित कर सकते हैं। वस्तुनिष्ठता की समस्या आंकड़ों का संग्रह हो गया, प्रश्नों का निर्माण हो गया, उत्तरों की व्याख्या होगी, निष्कर्ष निकालने दौरान उत्पन्न हो सकती है। शोधकर्ता यदि अपनी पसंद के अनुसार तथ्यों का चयन करेंगे या किसी पूर्व मान ली कोई निर्धारित निष्कर्ष है उसको सही साबित करने का प्रयास करेंगे तो ये अनुसंधान के साथ क्या हो जाए, निष्पक्षता प्रभावित हो सकता है। इस समस्या को दूर करने के लिए शोधकर्ता को स्पष्ट जो शोध पद्धति अपनानी चाहिए, विश्वसनीय उपकरणों का प्रयोग करना चाहिए और विभिन्न स्रोतों से तथ्यों की जांच करनी चाहिए और व्यक्तिगत पूर्वाग्रह से बचना चाहिए। अतः कह सकते हैं कि सामाजिक विज्ञान में पूर्व वस्तुनिष्ठता कठिन हो सकती है, लेकिन वैज्ञानिक पद्धति हो गया, पारदर्शिता हो गया, प्रमाण आधारित विश्लेषण के माध्यम से इसे हम अधिकतम स्तर तक और बनाए रख सकते हैं, ये बताया गया है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट होता है। 5वां क्वेश्चन है सामाजिक विज्ञान अनुसंधान में वस्तुनिष्ठता बनाए रखने के लिए जो भी उपाय हैं उनके बारे में आपको चर्चा करने बोला गया है। सामाजिक विज्ञान अनुसंधान में वस्तुनिष्ठता का अर्थ है कि शोधकर्ता अपने व्यक्तिगत विचार, भावनाएं और जो भी निजी हित है इससे प्रभावित होने बिना आपको क्या करना है, यहाँ तथ्य और जो प्रमाण के आधार पर निष्कर्ष प्रस्तुत करना है। सामाजिक विज्ञान में पूर्ण वस्तुनिष्ठता बनाए रखना कठिन होता है क्योंकि शोधकर्ता और जो शोध है दोनों का विषय ही सामाजिक वातावरण से जुड़ा होता है। फिर भी कुछ उपाय यहाँ बताए गए हैं जिससे काफ़ी हद तक वस्तुनिष्ठता बन सकती है। जैसे सबसे पहले शोधकर्ता को शोध समस्या को स्पष्ट और निष्पक्ष रूप से इसे निर्धारित कर लेना चाहिए। शोध के उद्देश्य पहले से ही स्पष्ट होने चाहिए ताकि आप इसमें अधिकतम व्यक्तिगत पसंद या पूर्वाग्रह से प्रभावित न हो। इसके अतिरिक्त उचित एवं जो वैज्ञानिक अनुसंधान पद्धति है इसका आपको चयन करना बहुत जरूरी है। आंकड़े एकत्र करते समय विश्वसनीय और जो भी मानकीकृत उपकरण है जैसे प्रश्नावली हो गया, साक्षात्कार हो गया एवं अवलोकन का उचित उपयोग यहाँ किया जाना चाहिए। उत्तरदाताओं से प्राप्त जानकारी को बिना किसी पक्षपात के रिकॉर्ड और प्रस्तुत करना चाहिए। शोधकर्ता को केवल उन्हीं तथ्यों का चयन करना चाहिए जो उनकी परिकल्पना का समर्थन करते हैं, बल्कि विरोधी तथ्य जो है उनका भी समान महत्व देना चाहिए। वस्तुनिष्ठता के लिए एक से अधिक स्रोतों से प्राप्त जो भी आंकड़े उनकी जांच करनी चाहिए। शोधकर्ता को अपनी व्यक्तिगत धारणाओं और सीमाओं को स्पष्ट रूप से स्वीकार करना चाहिए। आंकड़ों का विश्लेषण तार्किक एवं वैज्ञानिक तरीके से करना चाहिए और जो भी निष्कर्ष है उन प्रमाणों पर आधारित हमारे पास होने चाहिए। ठीक है,
इस प्रकार आप निष्पक्षता, वैज्ञानिक पद्धति, विश्वसनीय आंकड़ा हो गया, पारदर्शिता हो गया और तार्किक जो विश्लेषण है, इस आधार पर सामाजिक विज्ञान अनुसंधान में वस्तुनिष्ठता बनाए रखने के ये सारे के सारे प्रमुख साधन होते हैं। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है परिकल्पना, जिसे हम हाइपोथेसिस कहते हैं, ये क्या होता है, इसकी अवधारणा, विशेषता और अनुसंधान में इसका महत्व क्या बताइए। ठीक है। किसी भी शोध समस्या संबंधी एक अस्थायी, तार्किक और परीक्षण योग्य कथन, ठीक है, जिसे शोधकर्ता अनुसंधान के माध्यम से सही या गलत सिद्ध करने का प्रयास करता है, या दो या अधिक चरों के बीच जो संबंध होते हैं, संभावित जो संबंध होते हैं, इनके बारे में अनुमान प्रस्तुत करता है। जैसे उदाहरण के लिए बताया हुआ है, शिक्षा का स्तर बढ़ने से जो राजनीतिक जागरूकता में वृद्धि होती है, यह एक परिकल्पना हो सकती है। हाइपोथेसिस स्टेटमेंट हमारे पास है। परिकल्पना की प्रमुख विशेषता यह है कि यह स्पष्ट होता है, विशिष्ट होता है, तार्किक है और परीक्षण योग्य होनी चाहिए। इसे उपलब्ध ज्ञान एवं पूर्व अध्ययनों के माध्यम पर बनाया जा सकता है। एक अच्छी परिकल्पना में अध्ययन किए जाने वाले चरों के बीच में जो संभावित जो कह सकते हैं संबंध होना चाहिए, वो स्पष्ट होना चाहिए। यह इतना व्यापक नहीं होना चाहिए कि उसका वैज्ञानिक जो परीक्षण है बेसिकली वो हमारे लिए कठिन हो जाए। अनुसंधान में परिकल्पना का महत्वपूर्ण स्थान है। यह शोधकर्ता को अनुसंधान की दिशा जो है ये निर्धारित करने में सहायता करता है। इसके आधार पर शोधकर्ता बेसिकली यह डिसाइड करता है कि हमें किन तथ्य और आंकड़ों को एकत्र करना जरूरी है। परिकल्पना शोध करने के लिए आवश्यक सूचनाओं को सीमित कर देती है और अनावश्यक जो भी जानकारी उसको एकत्र करने से ही बचाती है। परिकल्पना आंकड़ों के विश्लेषण में भी सहायक होती है। एकत्र किए गए जो भी तथ्यों के आधार पर यह जांचा जा सकता है कि परिकल्पना स्वीकार की जा सकती है या उसे अस्वीकार करना चाहिए। इससे शोध के निष्कर्ष जो है वो अधिक व्यवस्थित और तार्किक बन सकते हैं। अतः परिकल्पना जो है वो शोध समस्या और जो शोध निष्कर्ष होता है दोनों के बीच में एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में काम करता है और जो वैज्ञानिक सामाजिक अनुसंधान है उसको दिशा प्रदान करने का एक प्रमुख तत्व होता है। तो ये समझ में आ गया होगा आपको ये हाइपोथेसिस क्या होता है, इसका महत्व क्या है, ये सभी चीज़ हमने आपको इस क्वेश्चन डिस्कस कर दिया। अगला क्वेश्चन नंबर 7 है परिकल्पना के जो विभिन्न प्रकार है उदाहरण सहित इसके बारे में आपको व्याख्या करना है। ठीक है, जो अलग अलग टाइप्स होते हैं वो बताते हैं। तो अभी हमने जैसे बताया परिकल्पना किसी शोध समय संबंधित एक ऐसा अस्थायी या परीक्षण युक्त कथन होता है जिसके माध्यम से शोधकर्ता कोई भी संभावित संबंध या परिणाम का अनुमान लगाता है। और सामाजिक विज्ञान में शोध की प्रकृति और उसके उद्देश्य के प्रति जो परिकल्पना के विभिन्न प्रकार होते हैं वो हम लोग यहाँ पर बताने वाले हैं। पहला है सरल परिकल्पना। इसमें दो चरों के बीच में संबंध बताया जाता है। जैसे शिक्षा का स्तर बढ़ने से जो राजनीतिक जागरूकता है वो बढ़ सकती है। एक है जटिल मतलब कॉम्प्लेक्स वाला हमारे पास, जिसमें दो या दो से अधिक चरों के बीच में संबंध का दिख, जैसे शिक्षा, आय और सामाजिक स्थिति, ये सभी के सभी राजनीतिक भागीदारी को प्रभावित करते हैं। तीसरा है दिशात्मक परिकल्पना। इसमें चरों के बीच संबंधों की जो दिशा भी यहाँ बताई जाती है, जैसे शिक्षा बढ़ने के साथ राजनीतिक जागरूकता बढ़ती है। फिर है गैर दिशात्मक परिकल्पना। इसमें केवल संबंध की संभावना बताई जाती है, उसकी दिशा नहीं, जैसे शिक्षा और राजनीति दोनों भागीदारी के बीच में संबंध होता है। फिर एक है शून्य परिकल्पना, नल हाइपोथेसिस। इसमें माना जाता है कि अध्ययन किए जा रहे जो चर है उनके बीच में कोई भी महत्वपूर्ण संबंध नहीं, जैसे शिक्षा और राजनीतिक जागरूकता के बीच में कोई भी यहाँ महत्वपूर्ण संबंध नहीं है। एक है वैज्ञानिक हमारे पास है, यह शून्य परिकल्पना के विपरीत होता है, मतलब इसका उल्टा होता है और चरों के बीच जो संबंध होने की जो संभावना है यह व्यक्त करने काम करता है। तो इसके अतिरिक्त परिकल्पना को हम लोग और भी भागों में बांट सकते हैं, जैसे अनुभवजन्य हो गया, सांख्यिकी हो गया, कारणात्मक आधार पर भी, मतलब अलग अलग चीज़ों के आधार पर हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, बांटा जा सकता है, ये भी बताया गया यहाँ पर। इस प्रकार विभिन्न प्रकार की परिकल्पना शोध समस्या को जो भी शोध करता है उनको समस्या को स्पष्ट करने, आंकड़े एकत्र करने और उनके आधार पर वैज्ञानिक निष्कर्ष निकालने में सहायता प्रदान करता है। अगला है चर यानी वेरिएबल से क्या समझते हैं, और सामाजिक अनुसंधान में चरों की जो विभिन्न प्रकार होते हैं इनका आपको व्याख्या करने बोला गया क्वेश्चन नंबर 8 में। तो चर यानी वेरिएबल से आशय किसी विशेषता, गुण या मात्रा से होता है जिसका मान जो होता है वो अलग अलग व्यक्ति, समूह या परिस्थिति में बदल सकता है, यानी इसका वेरिएबल मतलब मान बदल सकता है। सामाजिक विज्ञान अनुसंधान में चरों का महत्वपूर्ण स्थान है क्योंकि सामाजिक घटनाओं के बीच में जो संबंधों का अध्ययन होता है वो मुख्यतः विभिन्न चरों के माध्यम से हम लोग करते हैं। जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए आय, शिक्षा, आयु, राजनीतिक भागीदारी और जो सामाजिक स्थिति, ये सभी के सभी चर होते हैं हमारे पास। सामाजिक अनुसंधान में प्रमुख रूप से जो स्वतंत्र चर या जिसे इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं और एक होता है आश्रित चर, मतलब जिसे डिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं, इसका उपयोग होता है। स्वतंत्र चर होता है वो किसी भी घटना के संभावित कारण या प्रभावीकारी जो तत्व होते हैं उसके रूप में दिखा सकता है। लेकिन आश्रित वाला जिस पर जो स्वतंत्र चर का प्रभाव अध्ययन किया जाता है, जैसे मान लीजिए शिक्षा का राजनीतिक जागरूकता पर प्रभाव, इसमें जो शिक्षा है वो स्वतंत्र चर है लेकिन जो राजनीतिक जागरूक वो डिपेंडेंट है हमारे पास, आश्रित चर होगा। ठीक है। फिर अगला बताया हुआ है यहाँ पर कि एक होता है नियंत्रित चर जिसे कंट्रोल वेरिएबल कहते हैं,
वह चर है जिसे शोधकर्ता अध्ययन के दौरान नियंत्रित या स्थिर रखने का प्रयास करता है ताकि जो रिजल्ट हो सके, परिणाम जो वो अधिक स्पष्ट हो सके। इसके अतिरिक्त मध्यस्थ या हस्तक्षेपकारी चर होता है, इंटरवेनिंग वेरिएबल होता है, यह भी महत्वपूर्ण है। यह स्वतंत्र और आश्रित चर के बीच में जो संबंध है उसको प्रभावित कर सकता है। जैसे शिक्षा और राजनीतिक भागीदारी के बीच में राजनीतिक जागरूकता क्या होता है, यह मध्यस्थ चर की भूमिका अपना निभाता है। चरों का मात्रात्मक और ऋणात्मक रूप भी समझा जा सकता है। मात्रात्मक चर को संख्याओं के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जबकि जो गुणात्मक होता है उसे किसी गुण या श्रेणी के आधार पर बताया जाता है। अतः जो चर होता है वो अनुसंधान का महत्वपूर्ण आधार है, जिसके माध्यम से विभिन्न जो सामाजिक घटनाएं हैं उनके बीच में संबंध, प्रभाव और जो भी कारण है उनको वैज्ञानिक अध्ययन हम लोग करते हैं, ये बताया गया है। ठीक है, फिर है अगला सवाल हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 9। अवलोकन विधि का आपको अर्थ बताना है, इसका महत्व बताना है और इसकी जो सीमाएं ये भी आपको समझाने बोला गया है। अवलोकन मतलब ऑब्जर्वेशन, ये सामाजिक अनुसंधान में आंकड़े एकत्र करने का एक महत्वपूर्ण विधि होता है। इसका अर्थ है कि किसी व्यक्ति, समूह, घटना या सामाजिक व्यवहार को व्यवस्थित एवं उद्देश्यपूर्ण तरीके से आपके सामने लेकर आना और उसका अध्ययन करके जो भी तथ्य एकत्र करना है। इसमें शोधकर्ता केवल लोगों से प्रश्न पूछने के बजाय उनके जो भी वास्तविक व्यवहार होते हैं और उनकी जो भी परिस्थिति है इसका एक प्रत्यक्ष अध्ययन यहाँ करता है। अवलोकन के कई प्रकार हो सकते हैं, जैसे सहभागी अवलोकन में शोधकर्ता अध्ययन किए जाने वाले समूह को गतिविधियों में स्वयं भाग लेकर क्या करता है, जानकारी प्राप्त करता है। असहभागी अवलोकन में शोधकर्ता जो है वो समूह की गतिविधियों में बिना भाग लिए देखता है। इसके अलावा संरचित और असंरचित अवलोकन भी होते हैं। संरचित अवलोकन में पहले से जो भी निर्धारित विषय इनके आधार पर जानकारी एकत्र की जाती है, जबकि असंरचित अवलोकन में ये अधिक और लचीला हो जाता है हमारे पास। अवलोकन विधि का प्रमुख महत्व यह भी है कि इसमें वास्तविक व्यवहार और जो भी परिस्थिति है इनके बारे में प्रत्यक्ष जानकारी प्राप्त होती है। विशेष रूप से सामाजिक व्यवहार, समूह संबंध और सामुदायिक जीवन के बीच में यदि उपयोगी है, जिससे कभी कभी उन बातों की जानकारी मिलती है जिसे प्रश्न पूछने पर भी इसे स्पष्ट नहीं बताया सकता। हालांकि देखिए इसका लिमिटेशन भी है, इसमें समय और जो श्रम होता है वो अधिक लग सकता है। सभी घटनाओं को प्रत्यक्ष अवलोकन संभव नहीं हो पाता और शोधकर्ताओं की व्यक्तिगत जो व्याख्या है ये परिणाम को प्रभावित भी कर सकती है। लोगों को यह पता चलना चाहिए कि उनका जो अध्ययन है वो क्यों किया जा रहा है और उसका व्यवहार भी क्या हो सकता है, बदल सकता है, ये बताया हुआ है। अतः अवलोकन सामाजिक अनुसंधान में प्रत्यक्ष एवं जो भी उपयोगी आंकड़े हैं उनको प्राप्त करने की महत्वपूर्ण तकनीक होती है, लेकिन इसके उपयोग में वैज्ञानिक जो सावधानी ये हमें बरतना आवश्यक होता है, इस बात का ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 9 भी कंप्लीट होता है। प्रश्नावली क्वेश्चन आर क्या है और जो आंकड़ा संग्रह होता है इसमें इसका क्या महत्व है, क्या लाभ है और इसकी सीमाओं का विवेचन करना है। प्रश्नावली क्वेश्चन आर, सामाजिक अनुसंधान में प्राथमिक आंकड़े मतलब जो प्राइमरी डेटा है उसको एकत्र करने का महत्वपूर्ण उपकरण है। यह प्रश्नों की एक व्यवस्थित सूची होती है जिसमें शोधकर्ता उत्तरदाताओं के सामने क्या करता है, प्रस्तुत करता है और उसमें जो भी निर्धारित प्रश्नों के उत्तर हमारे पास है उसे प्राप्त किया जाता है। प्रश्नावली में खुले, बंद तथा मिश्रित प्रकार के जो प्रश्न होते हैं ये चीज़ यहाँ शामिल किया जाता है। आंकड़ा संग्रह में प्रश्नावली का विशेष महत्व है क्योंकि इसके माध्यम से बड़ी संख्या में कम से कम जो समय में व्यवस्थित जानकारी प्राप्त की जाती है। इसमें सभी उत्तरदाताओं के समान यह निर्धारित जो प्रश्न है वो पूछे जाते हैं, जिससे प्राप्त आंकड़े की तुलना और जो वर्गीकरण होता है, क्लासिफिकेशन, ये करना इजी हो जाता है। सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक विषयों पर जो सर्वेक्षण मतलब सर्वे किया जाता है इसमें इसका व्यापक माने बड़े पैमाने पर इसका रोल निभाया जाता है। फिर अगला बताया हुआ प्रश्नावली का सबसे बड़ा लाभ इसकी जो कम लागत मतलब ये कॉस्ट कम लगता है इसमें, और व्यापक इसका पहुँच है, बड़े पैमाने पर लोगों तक पहुँचता है। इसे प्रत्यक्ष रूप से या डिजिटल माध्यम से भी उत्तरदाताओं तक क्या किया जाता है, पहुँचाया जा सकता है। इसमें शोधकर्ता की व्यक्तिगत उपस्थिति कम होने के कारण कुछ परिस्थिति में, कुछ कंडीशन में उत्तरदाता जो होता है वो अधिक स्वतंत्रता में अपनी राय दे सकता है। प्राप्त उत्तरों को सांख्यिकीय रूप में व्यवस्थित करना भी इसमें अपेक्षाकृत क्या होता है, ईजी होता है। हालांकि देखिए इसका कुछ लिमिटेशन भी है, सभी उत्तरदाता प्रश्नों को समान रूप से तो नहीं समझते। अशिक्षित या कम जो शिक्षित लोग हैं व्यक्तियों के लिए लिखित प्रश्नावली कठिन हो सकती है। कई बार उत्तरदाता प्रश्नों का अधूरा या गलत उत्तर दे सकते हैं। प्रश्नावली में शोधकर्ता तुरंत स्पष्टीकरण नहीं देता, इसलिए बोला जाता है प्रश्नावली व्यापक और व्यवस्थित आंकड़ा संग्रह प्रभावी साधन है, क्योंकि इसकी सफलता जो है वो प्रश्नों की स्पष्टता और सही निर्माण पर ही डिपेंड करता है, इस पर ये फिक्स रहता है हमारे पास। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन नंबर 11 है साक्षात्कार, जिसे हम इंग्लिश में इंटरव्यू कहते हैं। इस विधि का अर्थ बताइए और इसके जो प्रकार होते हैं इसके बताते हुए इसके गुण और इसके सीमाओं पर भी आपको चर्चा करना है। तो चलिए क्वेश्चन में 11 को हम सॉल्व करते हैं आपके लिए। तो साक्षात्कार विधि का, साक्षात्कार यानी इंटरव्यू सामाजिक अनुसंधान में प्राथमिक आंकड़े एकत्र करने की महत्वपूर्ण विधि है। इसमें शोधकर्ता और उत्तरदाताओं के बीच में प्रत्यक्ष या निर्धारित माध्यम में इसमें संवाद होता है, जिसके माध्यम से शोधकर्ता क्या करता है, जो भी शोध विषय, रिसर्च वाला जो पार्ट सब्जेक्ट है उससे संबंधित जानकारी प्राप्त करता है।
साक्षात्कार में शोधकर्ता प्रश्न पूछता है और उत्तरदाता अपने अनुभव यानी विचार और जो भी जानकारी के आधार पर उससे उत्तर देते हैं। साक्षात्कार के प्रमुख प्रकारों में संरचित, असंरचित, अर्ध संरचित साक्षात्कार शामिल होते हैं। संरचित साक्षात्कार में पहले से निर्धारित जो भी प्रश्न होते हैं और उनका क्रम का ऑर्डर का पालन किया जाता है। असंरचित है, प्रश्न का कोई कठोर सूची नहीं होता और बातचीत जो है इसमें ज़्यादा अपेक्षाकृत ईजी रहता है या स्वतंत्र रहता है। अर्ध में इसमें जो रहता है इसमें कुछ पहले से निर्धारित होते हैं, लेकिन आवश्यकता के अनुसार इसमें कुछ अतिरिक्त जो प्रश्न है वो भी यहाँ पूछे जा सकते हैं। साक्षात्कार का प्रमुख गुण यह है कि यह शोधकर्ता उत्तरदाता से विस्तृत एवं जो गहन जानकारी है वो प्राप्त कर सकता है। यदि कोई प्रश्न मान लीजिए स्पष्ट उठना हो और शोधकर्ता उसका तुरंत स्पष्ट नहीं, शोधकर्ता क्या कर सकता है, तुरंत उसका स्पष्टीकरण दे सकता है। उत्तरदाता के विचारों के साथ साथ इसमें आपको अनुभव और दृष्टिकोण को समझने में यह विधि क्या है, उपयोगी है। संवेदनशील सामाजिक विषयों में अध्ययन में यह उचित परिस्थितियों में साक्षात्कार विशेष रूप से क्या होता है, ये प्रभावी होता है। इसके बावजूद देखिए इसका कोई लिमिटेशन भी है, जैसे इसमें समय और खर्च अधिक हो सकता है। शोधकर्ता का व्यवहार या जो व्यक्तिगत दृष्टिकोण है यह उत्तरदाताओं के उत्तर पर निर्भर करता है या प्रभावित कर सकता है। कुछ उत्तरदाता क्या करते हैं, सही जानकारी देने में संकोच किया जाता है और बड़ी संख्या में लोगों का यहाँ साक्षात जो इंटरव्यू होता है वो लेना भी यहाँ बहुत ज़्यादा कठिन हो जाता है हमारे पास। इसलिए साक्षात्कार अनुसंधान जो सामान्य अनुसंधान है इसमें गहन और साथ ही साथ जो प्रत्यक्ष हमारे पास जानकारी है ये प्राप्त करने का एक प्रभावी साधन होता है, लेकिन इसकी वैज्ञानिकता के साथ साथ इसमें निष्पक्षता और जो उचित पद्धति है ये भी आवश्यक होता है, इसका ध्यान रखना है हमारे पास। अगला सवाल है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 में कि सामाजिक विज्ञान में जो प्रयुक्त प्रमुख अनुसंधान विधि है, रिसर्च मेथड्स है, इनका आपको विस्तार से आपको व्याख्या करने बोला गया है। ठीक है, तो सामाजिक अनुसंधान विधि में आशय उन वैज्ञानिक और साथ ही साथ व्यवस्थित तरीकों से जिनका प्रयोग हम लोग बेसिकली सामाजिक घटनाएं, व्यवहारिक संस्थाएं और समस्याओं के अध्ययन के लिए हम लोग करते हैं, जिनमें सोच समस्याओं की प्रकृति और उद्देश्य के प्रति जो अलग अलग हमारे पास अनुसंधान विधि होता है इसका हम लोग प्रयोग किया जाता है। सर्वेक्षण विधि जैसे सर्वे विधि होता है, इसमें सामाजिक विज्ञान में सबसे अधिक प्रयोग किया जाने वाला होता है। इसमें क्या होता है, किसी भी व्यक्ति, समूह या समुदाय से प्रश्नावली अथवा साक्षात्कार के माध्यम से व्यवस्थित जानकारी प्राप्त की जाती है। बड़े समूह की सामाजिक एवं जो राजनीतिक परिस्थिति का अध्ययन ये उपयोग होता है। एक होता है अवलोकन, जिसमें शोधकर्ता क्या करता है, सामाजिक व्यवहार और घटनाओं को प्रत्यक्ष रूप से देखकर क्या करता है, जानकारी यहाँ पर प्राप्त करता है। यह वास्तविक व्यवहार के अध्ययन में क्या होता है, बहुत ज़्यादा विषय उपयोगी होता है। एक होता है फिर केस स्टडी, मतलब किसी एक व्यक्ति, परिवार, संस्था, समूह या कोई घटना का विस्तृत और गहन अध्ययन यहाँ पर केस स्टडी कहलाता है। इसमें किसी भी हमारे पर बताया हुआ है विशेष सामाजिक घटनाओं को गहराई से समझने में सहायता मिलता है। एक होता है तुलनात्मक, इसमें दो या दो से अधिक समाज, संस्था, समूह या घटनाओं को तुलना करके उनके बीच में समानता और अंतर को समझा जाता है। और राजनीतिक संस्थाओं एवं व्यवस्थाओं के में इसके अध्ययन में इसका एक विशेष महत्व है। इसके अलावा होता है ऐतिहासिक विधियों के माध्यम से, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, अतीत की घटनाओं को दस्तावेज और अभिलेखों का अध्ययन करके जो वास्तविक हमारी सामाजिक परिस्थिति है उसको समझने का हम लोग कोशिश करते हैं। प्रयोगात्मक विधि का प्रयोग भी कुछ सामाजिक अध्ययनों के कारण और प्रभावों को समझने में क्या किया यूज किया जाता है। इस प्रकार सामाजिक जो अनुसंधान में विभिन्न प्रकार के जो विधियाँ होती है शोधकर्ता को तथ्य एकत्र करने और उनका विश्लेषण करने और विश्वसनीय जो भी निष्कर्ष है इसको निकालने में हेल्प करता है। उचित विधि का चयन जो होता है वो अनुसंधान की सफलता के लिए क्या बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है हमारे पास। अगला क्वेश्चन है अनुसंधान अभिकल्प, रिसर्च डिजाइन क्या होता है और साथ ही साथ इसके प्रकार, उद्देश्य और इसका जो महत्व है इसके बारे में आपको चर्चा करना है। ठीक है, विवेचना करना है। अनुसंधान विकल्प, रिसर्च डिजाइन से क्या समझते हैं, तो उस समग्र योजना या रूपरेखा से होता है जिसके आधार पर किसी भी शोध कार्य को व्यवस्थित रूप से पूरा किया जाता है। यह शोधकर्ता को यह निर्धारित करने में सहायता करता है कि शोधकर्ता समस्या का अध्ययन किस प्रकार किया जा सकता है, किन स्रोतों का आंकड़ों से हम लोग प्राप्त करते हैं, कौन सी विधि अपनाई जाएगी और प्राप्त आंकड़ों का विश्लेषण किस प्रकार किया जाएगा। इसलिए इस अनुसंधान की कार्य योजना भी कहा जाता है। अनुसंधान अभिबल के प्रकारों में अन्वेषणात्मक होता है, वर्णनात्मक होता है, निर्णयात्मक होता है, प्रयोगात्मक, ये सभी के सभी जो चीज़ शामिल होते हैं। ये जो अन्वेषणात्मक अभिकल्प है इसका उद्देश्य किसी कम अध्ययन किए गए विषय की प्रारंभिक जानकारी प्राप्त करना होता है। वर्णनात्मक में इसमें किसी सामाजिक घटना या समूह की विशेषताओं का व्यवस्थित वर्णन करते हैं। नियात्मक में हमारे पास किसी समस्या कारण को समझने पर मेन फोकस होता है, जबकि प्रयोगात्मक जब नहीं है हमारे पास तो इसमें अभिकल्प के कारण और जो प्रभाव के संबंध होते हैं उनका अध्ययन किया जाता है। अनुसंधान अभिकल्प का प्रमुख जो उद्देश्य है वो शोध को क्या करना, व्यवस्थित, उद्देश्यपूर्ण और प्रभावी बनाना है। यह समय, श्रम और संसाधनों के उचित उपयोग में सहायता करता है तथा अनावश्यक आंकड़े एकत्र करने से बचाता है। इसके माध्यम से शोधकर्ता नमूना, आंकड़ों संग्रह की तकनीक और विश्लेषण की प्रक्रिया
से ही पहले से निर्धारित कर लेता है। इसलिए एक अच्छा जो हमारे पर अनुसंधान जो शोध है उसको दिशा, स्पष्टता और वैज्ञानिक आधार प्रदान करना जरूरी होता है। इसके बिना शोध जो कार्य होते हैं वो अव्यवस्थित हो सकता है और अपेक्षित निष्कर्ष जो है ये प्राप्त करना इसमें कठिन हो जाता है। तो ये थे आपसे बच्चों के लिए टोटल 13 सवाल। अब मैं आपको 2 क्वेश्चन यहाँ पर बता दे रहा हूँ, आप लोग इसे पढ़ लीजिएगा। एक सवाल हमारे पास आ सकता है कि नमूनाकरण सैंपलिंग का अर्थ क्या होता है, इसका महत्व क्या है और इसकी जो आवश्यकता है इसको समझाइए और इसके जो प्रमुख कारक होते हैं या प्रकार होते हैं, माफ करिएगा, इसकी आपको व्याख्या करनी। ये 14 नंबर क्वेश्चन आपको पढ़ना है। और एक लास्ट क्वेश्चन है, नमूनाकरण की जो विभिन्न विधि होती है इसका वर्णन करते हुए इसकी जो प्रमुख सीमाएं हैं इनका आपको चर्चा करना बेसिकली। तो ये टोटल 15 सवाल रहे आपसी बच्चों के लिए एडवांस मेजर पेपर 2 पॉलिटिकल साइंस का, जो आपके पेपर में पूछा जाएगा। इसके अलावा आपसे बच्चों को एडवांस मेजर पेपर 3 का भी वीडियो मिल जाएगा, जिसपे सारे के सारे सवाल में आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा। बाकी आपका माइनर पेपर क्या है ये कमेंट बॉक्स में बताइएगा और आप सभी बच्चों को हमारी तरफ से बेस्ट विशेष एग्जामिनेशन के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। जय हिंद, जय भारत।